3, 2, 1. सबसे पहले थोड़े क्लैरिफिकेशन. Given that it's Italy, does it have a mafia style storyline? Yes, absolutely. Why do you think I chose it? Important to note, ये माफिया स्टोरी लाइन नहीं है, पर ये माफिया स्टाइल है, क्योंकि काफी ऐसी डिटेल्स उभर कर आई हैं जो आपको बोली. अगर आप फीफा वर्ल्ड कप 2006 के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके जहन में सबसे पहले ये आता है. He's just headed Materazzi in the middle of the chest. What was Zidane thinking of? Zinedine Zidane's career ends with being sent off in the World Cup final. या अगर आप एक इटालियन फुटबॉल फैन हैं या ट्रिविया के फैन हैं तो शायद आपको ये पता होगा कि फैबियो ग्रोसो was the man who scored the winning penalty and handed Italy its fourth World Cup title. पर एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग उभर कर आती है इस पर्टिकुलर फाइनल से इटली वर्सेस फ्रांस में, क्योंकि 8 खिलाड़ी जो शामिल हुए थे इस मैच में, 6 स्टार्टर्स और 2 जो बेंच से आए थे, सब के सब यूवेंटस के लिए खेलते थे. और ये दिलचस्प क्यों है? इस वजह से. A crisis which has rocked Italian football. 4 top Italian teams have been accused of cheating by fixing matches. Italian football will never be the same again. The 2006 Calciopoli scandal was perhaps the biggest scandal to rock European and world football in the early 2000s. और ये सब तब हो रहा था जब वर्ल्ड कप चल रहा था. तो सोचा क्यों नहीं इस पर गौर फरमा लेते हैं. पर सबसे पहले थोड़े clarifications. Is it a match fixing scandal? No. Are these players that I just mentioned involved directly or indirectly? Yes and no. Does it still have standing repercussions? Are there things that are still unresolved? Are there mysteries still surrounding the scandal? Absolutely. Given that it's Italy, does it have a mafia style storyline? Yes, absolutely. Why do you think I chose it? देखिए, 1980s से अर्ली 2000s तक सेरिया का दबदबा था वर्ल्ड फुटबॉल पे या यूरोपियन फुटबॉल पे कहा जा सकता है. द बेस्ट स्टार्स इन द वर्ल्ड, डिएगो मैराडोना, एलेजांद्रो नेस्टा, द ओरिजिनल रोनाल्डो, द बैजियो, शेवचेंको, काका, सब के सब सेरिया में खेलते थे और इस वजह से एक डोमिनेशन चलता था. लेकिन स्कैंडल्स बहुत होने लग गए थे. मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स, डोपिंग स्कैंडल्स, ड्रग स्कैंडल्स, माफिया इन्वॉल्व हो गई थी और धीरे धीरे जब सेरिया की क्रेडिबिलिटी गिर रही थी उसी टाइम पर प्रीमियर लीग का राइज हो रहा था. और जैसे मैंने आपको बताया, इतने सारे ऐसे स्कैंडल्स होते रहते थे कि यहां पर भी इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी. There were 2 investigations that were taking place. एक टूरिन में चल रहा था जहां पर यूवेंटस जो क्लब है स्थापित है, और दूसरा एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था इटली की राजधानी रोम में. टूरिन में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था वो था कि क्या यूवेंटस के खिलाड़ियों को डोप किया जा रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन इलीगली डोप कर रही है प्लेयर्स को टू बूस्ट द परफॉर्मेंस. और जो दूसरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था रोम में, उसका मुद्दा बहुत ही अलग था. That was about match fixing, influencing referees, influencing results, things like that. पर फिर जब इन्वेस्टिगेशन की पूरी, अनफॉर्चुनेटली ना टूरिन में कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल पाए that were conclusive evidence against doping, ना रोम में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसमें कुछ conclusive evidence मिला कि मैच फिक्सिंग हो रही है सेरिया में. लेकिन जो वायर टैप्स उन्होंने इस्तेमाल किए थे, जी हाँ, उस समय वायर टैप कर रहे थे वो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ना केवल टूरिन के इन्वेस्टिगेशन में बल्कि रोम के इन्वेस्टिगेशन में भी फोन्स को टैप कर रहे थे. और जो डिटेल्स उसमें उभर कर आई ना, वो बहुत दिलचस्प थी. तो इन्वेस्टिगेटर्स ने सोचा कि क्यों नहीं हम कोशिश करते हैं इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए. सबसे पहले उन्होंने सोचा हम जाते हैं FIGC के पास, यानी कि इटालियन FA के पास. पर उनको फिर याद आया, अरे ये तो इटालियन FA के जो सबसे बड़े लोग हैं वो ही शामिल है इसमें, इनके पास कैसे जा सकते हैं. फिर उन्होंने बोला चलिए सरकार को बोलते हैं, तो क्या पता इन्वेस्टिगेशन, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन उभर कर आ सकती है. पर फिर उनको याद आया, अरे यहां तो प्राइम मिनिस्टर सिल्वियो बेर्लुस्कोनी है और वो तो ओनर है एक सेरिया क्लब के, AC मिलान के ओनर थे उस जमाने में वो, तो इसलिए वहां भी नहीं जा सकते थे. तो कोई एवेन्यू था नहीं इन्वेस्टिगेटर्स के पास. They were so frustrated, इतने हताश थे वो, that they eventually just leaked the details to a newspaper called Gazzetta dello Sport. और Gazzetta dello Sport ने अपनी खुद की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की, जिसके तहत धूम मच गई. अब जब तक Gazzetta dello Sport ने रिलीज की थी अपनी फाइंडिंग्स, तब तक सरकार भी बदल गई थी.
Silvio Berlusconi was narrowly defeated by Romano Prodi. And अगर आप नई सरकार हैं और आपको पता है कि आपके जो राइवल थे जिनको आपने अभी हराया है उनके पास एक सेrie A क्लब है और एक बहुत बड़ा स्कैंडल उभर कर आ सकता है जिसमें वो शामिल होंगे, आप फायदा नहीं उठाएंगे, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएंगे, आप दबाव नहीं डलवाएंगे। वही किया रोमानो प्रोडी की गवर्नमेंट ने और इसलिए एक फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और जो डिटेल्स उभर कर आए ना, उफ, हदें पार कर देने वाली। Together it showed that it involved the entirety of the Italian football ecosphere, whether it be head of the Italian FA, whether it be the heads of the footballing clubs, whether it be the heads of the referee associations, the best journalists, the best commentators, the ground staff, player agents, सब involved थे। And indirectly या directly ये भी कहा जा रहा था that it also involved members of the World Cup squad that had gone to Germany to raise the Italian flag high। तो इस पीस को ना दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला the scandal itself and दूसरा the impact it was having on that World Cup squad and how they still managed to win। तो सबसे पहले तो बताया था मैंने आपको कि ये एक माफिया स्टाइल स्टोरी लाइन है। माफिया स्टोरी लाइन नहीं है, इंपॉर्टेंट टू नोट, ये माफिया स्टोरी लाइन नहीं है क्योंकि इसमें कोई गैंग वॉर्स नहीं हुए थे, डिस्क्लेमर देना ये बहुत जरूरी, पर ये माफिया स्टाइल है क्योंकि काफी ऐसी डिटेल्स उभर कर आई हैं जो आपको बोली। जब आप एक माफिया बॉस के बारे में सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं, कैसे दिखेंगे? शायद ऐसे या शायद ऐसे, या अगर आप एक इंडियन टीवी शो के फैन हैं तो शायद ऐसे। पर क्या आप जब सोचते हैं माफिया बॉस जो शिवर करवा दे घुटनों को लोगों के, क्या आप ऐसे बंदे के बारे में सोचते हैं? मीट लुचियानो मोजी। एट दैट पॉइंट he was the general manager of Juventus Football Club. He, along with Antonio Giraudo, are said to be the main perpetrators of Calciopoli. पर हम फोकस करेंगे लुचियानो मोजी पर ही, क्योंकि लुचियानो मोजी happens to be the man who is said to be the mastermind behind it all. Now it's important to note, as I said, there was no match fixing. There was just shady stuff going on around the sport, influencing transfers, influencing referee decisions, influencing referee allocations, influencing scheduling, things like that were going on. And all the wiretaps from Luciano Moggi revealed this entire scandal. तो ये हुआ कैसे? Wiretaps में पता क्या चला? Wiretaps में ये पता चला था सबसे पहले तो that Luciano Moggi was influencing a lot of things. One example is the referee allocation, as I mentioned earlier. Urs Meier was a Swiss referee that was allocated based on the influence of Luciano Moggi for a UEFA Champions League match that took place between Juventus and Ajax, that Ajax won 1-0, and Luciano Moggi already had the information पहले से ही कि Urs Meier रेफरी करेंगे इस मैच को। उन्होंने मांग की थी और वो पूरी की गई थी क्योंकि उस समय पर जो रेफरी के हेड थे इटालियन FA में या इटली में, वो यूएफा में भी शामिल थे। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें थी। ये तो यूरोपियन फुटबॉल में, तो सोचिए अगर यूरोपियन फुटबॉल में कर पाए थे तो फिर डोमेस्टिक फुटबॉल में क्या चल रहा था। ओवरऑल, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर्स, इट इज सेड दैट लुचियानो मोजी यूज्ड टू मेक 416 कॉल्स अ डे। ही हैड अबाउट 6 to 7 सेल फोन्स, डिफरेंट सेल फोन्स, और 300 के करीब उनके पास सिम कार्ड्स थे। ये कहा जाता है कि लगभग 9 महीने में, जो ड्यूरेशन थी इस इन्वेस्टिगेशन की, 9 महीने के अंदर अंदर Luciano Moggi made about 1 lakh phone calls to different people. 1 लाख फोन कॉल, फोन पर इतना समय बिताया, कान नहीं बज रहे होंगे, पर कान तो बजे नहीं थे। फायदा बहुत मिल रहा था लुचियानो मोजी को, और फायदा बहुत मिल रहा था बहुत सारे अलग अलग शख्स को भी क्लब से। सीजन के दौरान ही, इन अबाउट अप्रैल में, Juventus were crowned champions by the end of the season for 2005-2006. लेकिन जैसे जैसे डिटेल्स उभर कर आने लग गई, सवाल उठने लग गए क्या वर्ल्ड कप स्क्वाड भी शामिल है, और लगभग 3 हफ्ते प्रायर टू द वर्ल्ड कप, Marcello Lippi, the head coach of the Italian football team, was summoned by the courts to answer questions to see whether इसमें कुछ गड़बड़ है कि नहीं। लेकिन Marcello Lippi को क्यों बुलाया? लुचियानो मोजी के कनेक्शन में ऐसा क्यों हो रहा था कि सब इन्वॉल्व थे? एक एग्जाम्पल जिस तरीके से लुचियानो मोजी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे, वो है GEA World. GEA World was also being investigated during this Calciopoli scandal, क्योंकि GEA World जो है वो है Alessandro Moggi
की कंपनी, अलेजांद्रो मोजी लुचियानो मोजी के बेटे, और उन्होंने एक प्लेयर एजेंट कंपनी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी शुरू कर दी थी। इंटरेस्टिंगली इनफ, अगर आप उस लिस्ट में देखें ऑफ द एम्प्लॉइज इन GEA वर्ल्ड, तो बड़े दिलचस्प नाम आते हैं। चिल्ड्रन ऑफ द हेड्स ऑफ फुटबॉल क्लब्स, चिल्ड्रन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द इटालियन FA, नेपोटिज्म बहुत दिखता है। और एक और नाम जो था उसमें, जो एक प्लेयर एजेंट थे GEA वर्ल्ड में, वो थे दावीदे लिपी, मार्चेलो लिपी के बेटे। तो इस वजह से मार्चेलो लिपी को भी बुला दिया गया था, क्योंकि ये बताया जा सकता था कि थ्रू दिस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस, क्योंकि दावीदे लिपी को नौकरी दी हुई थी लुचियानो मोजी ने थ्रू GEA वर्ल्ड, क्या पता एक अनड्यू इन्फ्लुएंस वहां पर भी हो। तो सोचिए, ऐसे बैकड्रॉप में गए इटालियन फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप खेलने। जब इटालियन फुटबॉल टीम जा रही थी वर्ल्ड कप के लिए, कुछ 3-4 दिन पहले द कैप्टन ऑफ द इटालियन फुटबॉल टीम Fabio Cannavaro was hauled in by investigators for questioning। और तो और जियानलुइजी बुफॉन पर तो मैच फिक्सिंग के आरोप लग गए थे, although they weren't proved, तो ये सब टेंशन शुरू हो गई थी। पर इटालियन फुटबॉल टीम गई and they wanted to focus on the tournament itself। But you would think that is where the tragedy ends. In the background, there is this investigation going on where these murky details are coming out. And then the saddest news comes through. Gianluca Prosotto was a player with Juventus who had retired at the end of the 2005-06 season, क्योंकि उन्होंने बोला मैं अब थक गया हूँ, and he was immediately made the team manager of the club. Just before the quarter-final against Ukraine, खबर उबर कर आई that Prosotto had fallen off a 15-story building. उनके हाथ में एक रोजरी था, तो वाइड स्पेकुलेशन ये थी कि उन्होंने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। एंड बिकॉज द कैल्चियोपोली स्कैंडल वाज गोइंग ऑन साइड बाय साइड, दे थॉट दैट ही हैड ट्राइड टू कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द कैल्चियोपोली स्कैंडल एंड द वे यूवेंटस हैड बीन इन्वॉल्व्ड। तो आप मुझे ये बताइए, अगर आप यूवेंटस के खिलाड़ी हैं, अगर आपने लॉकर रूम शेयर किया है प्रेसोतो के साथ, आपके खासे ही दोस्त हैं, और आपको ये खबर मिलती है, आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो डेल पिएरो ने और बाकी सारे यूवेंटस के खिलाड़ियों ने किया ड्रेसिंग रूम में। They immediately left the camp and they went to meet Presotto in hospital. When they came back, For Luca became the rallying cry in the dressing room. उसके बाद हर मैच में मकसद यही था कि लूका प्रेसोटो के लिए मैच जीतना है। तो पहले से ही आप देख सकते हैं क्या मानसिकता थी, इतना दबाव था, इतना फोकस था, इतना टेरेबल बैड प्रेस मिल रहा था इस इटालियन टीम को, उसके ऊपर से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। दिस इटालियन टीम रियली वांटेड टू प्रूव समथिंग। तो शायद अगर आप जिदान के उस हेडबट को भी देखें, जहां पर ऑब्वियसली बहुत ऑफेंड हुए थे मैटेराज्जी के, जो भी उन्होंने खुसफुस की थी उससे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पता चलता है that Italian team was willing to do anything. They were willing to do anything to win that World Cup, to change the press around them. और वही कर दिखाया उन्होंने eventually. Miraculously, throughout all of this adversity, they became world champions. And Fabio Cannavaro, interesting enough, later on, fun trivia, won the Ballon d'Or. He is still the last defender to have won a Ballon d'Or. तो चलिए, अब जीत तो गई इटली वर्ल्ड कप, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन तो चल रही थी ना। लिटरली 5 days आफ्टर द वर्ल्ड कप, जब परेड खत्म नहीं हुआ था, जश्न खत्म नहीं हुआ था, द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वाज आउट। और जजमेंट में ये पता चला था कि 4 क्लब इन्वॉल्व थे सबसे ज्यादा। एक थे यूवेंटस, लुचियानो मोजी और एंटोनियो जिराउडो की जो यूवेंटस थी। दूसरी थी AC मिलान, जो सिल्वियो बर्लुस्कोनी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका क्लब। तीसरा था लाज़ियो, अ क्लब फ्रॉम रोम इटसेल्फ, और चौथा फ्योरेंटीना। एंड सेंटेंसिंग जो थी अलग अलग किस्म की दी गई थी। AC मिलान वर डॉक्ड पॉइंट्स ऑफ कोर्स, एंड देयर वर अदर sentences as well along with Lazio and Fiorentina, where point deductions happened, and then first they were told आप यूरोप नहीं जा सकते, फिर ऑन अपील उनको वापस यूरोप में रीइंस्टेट कर दिया। तो ये सब तो चला ही, पर सबसे भारी भरकम जो निर्णय था वो यूवेंटस के खिलाफ गया था। यूवेंटस वाज रेलीगेटेड टू सेरे बी, द सेकंड डिवीजन, और उसकी वजह से बहुत दिक्कतें हुई, बिकॉज देयर वाज अ मास आउटफ्लक्स ऑफ द बिगेस्ट नेम्स। जो नाम यूवेंटस को यूवेंटस बना रहे थे, बहुत सारे खिलाड़ी छोड़कर चले गए। सबसे बड़ा झटका
was the fact that Fabio Capello, the head coach of Juventus, along with Fabio Cannavaro and Emerson, left for Real Madrid. Gianluca Zambrotta and Lilian Thuram went to Barcelona. Patrick Vieira and Zlatan Ibrahimovic went to Inter Milan. नाम सुन रहे हैं आप? क्या खिलाड़ी थे उनके पास उस जमाने में. पर खुशखबरी ये थी कि कई ऐसे क्लब लेजेंड्स थे जिनका दिल बसा हुआ था यूवेंटस में, and they decided to stay back. The likes of Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Pavel Nedved, Alessandro Del Piero, David Trezeguet, सब के सब Serie B में खेले Juventus के साथ. और तो और, within a year they gained back promotion. But perhaps the most controversial part of the decision and the judgment from the investigation conducted by the Italian FA, which was really fast-tracked by the way, जो बहुत जल्दी किया था, was that Juventus was not only stripped of the two titles, that is to say 2004, 2005 and 2005 and 2006, but the second title was handed over to Inter Milan. अब ये कैसे हुआ? क्योंकि यूवेंटस को तो रेलीगेट कर दिया था. सेकंड 2005-2006 के सीजन में AC मिलान आई थी, लेकिन उनको पॉइंट्स डिडक्शन दिया था, तो इस वजह से थर्ड प्लेस इंटर मिलान वाज मेड द चैंपियन. ये अनप्रेसिडेंटेड था. दिस हैड नेवर हैपेंड बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ इटालियन फुटबॉल, दैट इवन इफ समवन वाज स्ट्रिप्ड ऑफ अ टाइटल बिकॉज ऑफ एनी स्कैंडल, देयर वाज नेवर अ टाइटल हैंडेड ओवर टू एनी अदर क्लब. और अब आप सोच रहे होंगे ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, एंड बिल्कुल ये गड़बड़ था, क्योंकि turns out in 2011 there was another report through another investigation that came out that pointed out that even Inter Milan was involved in that particular Calciopoli scandal, पर उनको उतना इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया था. अब ये क्यों हुआ? क्योंकि डिटेल्स उतनी उभर कर ही नहीं आई. फोकस बहुत मौजी पे किया हुआ था उस समय पर, क्योंकि मौजी was the big villain, but it showed that everybody was involved. And now you could not conduct another investigation into Inter Milan because the statute of limitations had passed. Statute of limitations, अब मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो हूं नहीं, पर जितना मुझे समझ में आता है कि अगर आपकी एक केस है और आपका एक ड्यूरेशन होता है जहां पर वो केस आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एक एक्स नंबर ऑफ इयर्स में, क्योंकि वो अपील सिस्टम्स होती हैं और फिर आप चलते रहते हैं आगे आगे. But after a particular amount of time, if there's ever new evidence that comes into play, that will be null and void because the statute of limitations for the investigation or for that case had expired. तो मतलब कि यहाँ पर 4 साल थे. आप 2006 से लेके 2010 के करीब तक आपके पास था समय न्यू एविडेंस पेश करने का, लेकिन 2011 में अगर आप करेंगे तो वो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस में के बाहर चला गया. तो इस वजह से इंटर मिलान इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाई. इससे बहुत भड़के हमारे यूवेंटस के लोग. तो 2011 में तो ये उभर कर आया कि इंटर मिलान भी शामिल थी, और ये भी पता चला कि बहुत सारे और क्लब्स भी शामिल थे. इन 2015 अगेन, बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस, द केसेस वर फाइनली ड्रॉप्ड इन द कैल्चियोपोली स्कैंडल. यानी कि उसको रिटायर ही कर दिया, केस एक्सपायर हो गए. यानी कि जो सेंटेंसेस दे रहे थे वो अपील पे अपील चलती जा रही थी, तो एंड में जो सेंटेंसेस भी थे ना वो भी वेव ऑफ कर दिए गए. द ओनली सेंटेंस दैट रिमेन्ड was a suspended sentence that was handed out to a referee called Massimo De Santis, who was one of the senior referees involved in the scandal. As far as Luciano Moggi and Antonio Giraudo are concerned, वो भी फ्री हैं अब. हालांकि इटालियन एफए ने यानी कि FIGC ने उनको लाइफ टाइम बैन दिया हुआ है, लेकिन कोई सेंटेंसिंग नहीं हुई, और वो भी ओपनली कहते हैं अब कि मैं तो बिल्कुल गिल्टी नहीं हूं. इवन दो द कोर्ट हैज सेड we letting you go does not mean you're not guilty. We letting you go does not mean just because everyone else was doing it, therefore you're fine. We are just saying we don't have the legal framework to sentence you anymore. So that is why आप जा रहे हैं. पर लुचियानो मोजी ने वो कहानी अलग तरीके से ही बना दी है. क्या वो एक्चुअली अभी भी इटालियन फुटबॉल में शामिल है कि नहीं, हमें नहीं पता. नॉट डायरेक्टली फॉर श्योर, बट इनडायरेक्टली जरूर कुछ ना कुछ काम कर ही रहे होंगे.